Hello students, in continuation with my previous video that was on water pollution, आज water pollution में ही हम बात करेंगे effects of water pollution की. Okay, so ये contents introduction we have done, definition of water pollution we have done, then causes of water pollution we have done. Now effects of water pollution. सबसे पहला डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स कि किस तरह से उनकी डेथ हो जाती है. रिवर्स आर चेंज्ड इनटू डस्टबिन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रिवर्स के अंदर भी प्लास्टिक्स हैं, सारा कूड़ा करकट सब कुछ हम रिवर्स के अंदर डाल देते हैं. देन शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अभी नेचुरल है कि जब आपका पानी है वो पॉल्यूट हो रहा है तो जो पीने का पानी है, जो आपको प्योर वाटर चाहिए, उसकी क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है. इंक्रीज इन BOD. Okay, so the biochemical oxygen demand is defined as the measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically. So pure water has less than 1 ppm and polluted water has 5 ppm. तो जो BOD की मात्रा है वो polluted water के अंदर increase होती जा रही है, water के अंदर increase होती जा रही है. That means that water is polluted. And what is BOD? It is biochemical oxygen demand. Then ओके, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के अंदर ही अब हम कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले औद्योगिक अपशिष्टों का क्या प्रभाव होता है. जो भी आप इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है उसके अंदर जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे फ्लोराइड्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एल्कलाइंस होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, मरकरी है, लेड है, कॉपर है, जिंक है, मतलब जितना भी जो भी वहाँ पे बन रहा होता है वो सारे का सारा उन पॉल्यूटेड वाटर के अंदर आ जाता है. और जो विभिन्न प्रकार के जो एसिड्स या एल्कलीज हैं वो pH के मान को, जो पानी का pH है उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं. और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जलीय जो जीव हैं वो pH के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो जैसा मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया कि जो उनकी डेथ हो जाती है इस वजह से. ओके, उसके बाद जो लेड है वो भी क्या है, कुमुलेटिव पॉइजन है. जो लेड युक्त अपशिष्ट पदार्थ तालाब या लेड और मरकरी दोनों की हम बात करें तो ये तालाब या जलाशय के पैंदे में अवायवीय जीवाणुओं की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनके फलस्वरूप ये मिथाइल मरकरी, जो मरकरी है वो बैक्टीरिया के क्रिया के फलस्वरूप मिथाइल मरकरी में चेंज हो जाता है. और ये क्या है, एक बहुत परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है जो कि मतलब बहुत देर तक ये रहता है. और चूँकि पारा शरीर से उत्सर्जित नहीं होता तथा एक बार यदि वो किसी फूड चेन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसकी जो मात्रा है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर या हर एक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है. और इसको हम कहते हैं जैव आवर्धन, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन. तो ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है ये आपको पता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि सब जो भी कोई पॉल्यूटेंट है उसकी मात्रा हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जाती है, इसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. जो पारे की ही एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि तंत्रिका तंत्र को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. मिनीमाटा वैली में 1950 के दशक में पारा विषैलीकरण की दुर्घटना हुई थी. मिनीमाटा खाड़ी के समुद्री खाद्य पादप सी फूड जो कि मिथाइल मरकरी से संक्रमित हो गए थे उनके सेवन से. अब चूंकि क्या है, ये जो भी आपके सी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो सी एनिमल्स हैं, जो भी आप सी फूड खाते हैं, तो यदि आपका जो पानी है सी का वो पॉल्यूटेड है तो जो मिनीमाटा वैली थी उसके पानी के अंदर क्या मिल गया था, मिथाइल मरकरी हो गई थी, जिससे कि मिथाइल मरकरी बन गई थी और सी फूड के अंदर मिथाइल मरकरी आ गई थी. और जब ह्यूमंस ने उसको कंज्यूम किया तो मनुष्य के पैरों, होठों तथा जीभ क्या हुआ, सुन्न होना शुरू हो गया एंड टीरोटोजेनिक प्रभाव उत्पन्न हो गए. बच्चों में अविकसित मस्तिष्क, लकवा, मिर्गी जैसे उत्पन्न हो गए और अनेक जो है मतलब दिखने में भी धुंधलापन आने लग गया, डेफनेस हो गई, ब्लरिंग ऑफ विजन, क्लमलीनेस, मतलब बहुत सारे इवन जो मेंटली भी उसमें लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा था.
इसी तरह से जो हम लेड की बात कर रहे थे, ये भी एक क्यूमुलेटिव पॉइजन है। क्यूमुलेटिव मतलब एक संचयी जहर है। यह एंजाइम्स को प्रभावित कर कोशिका के मेटाबॉलिज्म के अंदर रुकावट डालता है, बाधा डालता है। और यदि हम सीसा युक्त पानी पीते हैं तो ये मांसपेशियों को या न्यूरोमस्कुलर जो हमारा सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी जो डिजीज़ होती हैं वो मेनली सीसे के कारण होती हैं। और जो फ्लोराइड्स निकलते हैं उद्योगों से या इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रीज से, उनके प्रदूषण से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है फ्लोरोसिस। और इससे क्या होता है, कुबड़ निकल आती है। और लंबे समय तक, जैसे नागौर या कहीं और ज़िलों में भी हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है पानी के अंदर। लंबे समय तक फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से हड्डियों के जोड़ों को, विशेषकर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो फ्लोराइड्स हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जब आप देखेंगे फ्लोराइड युक्त पानी पीते तो आपके जो दांत हैं उनमें भी क्या हो जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं। हड्डियों एवं उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है तथा पैर घुटने से बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। इसे हम नॉक नी सिंड्रोम कहते हैं। तो फ्लोराइड कैल्शियम के साथ क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग होती है और उसके साथ मिलके ये जो सारे इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो इस तरह से होते जाते हैं। और नॉक नी सिंड्रोम दैट मीन्स जो घुटने हैं वो पैरों से बाहर की तरफ नज़र आने लग जाते हैं। ओके, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फ्लोराइड रिसर्च की जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1987 में कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उनमें दूध पीने के पानी, टूथपेस्ट, नमक सब में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि के कारण वहाँ पर क्या है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और इसी तरह से हमें ये जो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है वो मतलब ये पूर्ण रूप से हमारे वहाँ पर भी विकसित हो चुका है, हमारी सेल्स तक आ चुका है ये फ्लोराइड। राजस्थान में विशेषकर अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर, इवन बीकानेर के अंदर भी फ्लोरोसिस की बहुत ज़्यादा समस्या है। और जो काफ़ी लोग हड्डियों के रोगों से ग्रसित हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके क्या करते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। परंतु इनकी मात्रा अधिक होने पर जल निकाय का जो भी आपका सीवरेज से पानी निकल रहा है उसकी जो प्योरिटी इन बैक्टीरिया के द्वारा संभव नहीं हो पाती और जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो अति सूक्ष्म मात्रा में भी जो नाइट्रोजन और फॉस्फेट होते हैं और ये थोड़े से मात्रा में भी क्या करते हैं, उससे जो शैवाल हैं या जो एल्गी हैं उनकी वृद्धि को ये प्रोत्साहित करते हैं, जिससे क्या होता है, जो एल्गी हैं उन पानी के अंदर तेज़ी से बढ़ती है। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। ओके, तो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट्स, जो एल्गल हैं वो बहुत तेज़ी से भरने लग जाते हैं। पूरा का पूरा पानी एल्गा से ढक जाता है, जो कि एल्गल ब्लूम कहलाता है। इससे जल में दुर्गंध आने लगती है और ये जो पानी है वो ह्यूमन्स के लिए, इवन कैटल्स के लिए या पशुओं के लिए भी अनुपयोगी हो जाता है। अब लेटर ऑन जो शैवाल है, ये जो एल्गी हैं, वो जब मरने लगते हैं या जब उनका लाइफ साइकिल ख़त्म होने लगता है तो जो डीकम्पोजर्स की तो क्या होता है, डीकम्पोजर्स की एक नई पॉपुलेशन का विकास हो जाता है। और ये जो डीकम्पोजर्स हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग कर मृत शैवालों तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। फलस्वरूप जो जल में है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, या और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन करने में उपयोग की जाती है उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो यदि एक चीज़ गलत होती है तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर मतलब हर एक स्टेप पर पॉल्यूशन के क्या हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं। इसी तरह से यदि हम कृषि रसायनों के प्रभाव की बात करें तो कृषि में भी जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जीवाणु जो विषैले नाइट्रेट्स के अंदर परिवर्तित होते हैं और ये जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर मैट हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा ब्लड की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो
कम होती जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यदि कुछ जो फैक्ट्रीज़ है जहाँ से कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का निष्कासन हो रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, जो नाभिकीय विस्फोट के फलस्वरूप रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल की विभिन्न परतों में प्रवेश कर धीरे धीरे ठंडे व संघनित होकर ठोस बूंदों का रूप लेकर पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिव फॉलआउट कहते हैं। और यदि ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों के शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं, तो इससे भी कैंसर है, ल्यूकेमिया है, ऐसे बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है आज की डेट में कि जितना भी सारा कूड़ा करकट कचरा सब कुछ हम लोग पानी में ही डालते जा रहे हैं, बिना ये जाने कि लेटर ऑन हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में तो बहुत फ्रेश वाटर आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है और इकोलॉजी पर, इकोसिस्टम पे भी बहुत प्रभाव डाल रहा है। देन कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, यूजिंग वाटर हाइसिन टू रिमूव वाटर पॉल्यूटेंट्स, using chemical methods like ion exchange, reverse osmosis, precipitation and coagulation, cooling method, recycling, renovation, recharge and reuse of water। ये जितने भी R हैं, 4R, recycling, renovation, recharge and reuse of wastewater। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, हमें कहाँ पर वेस्ट को कम करना होगा, जहाँ से कि वो बन रहा है वेस्ट, वहीं पर हमें उसे रिड्यूस करना होगा। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको पानी में जाने की बजाय हमें उसको ज़मीन में गाड़ना होगा। फिश मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉपर यूज़ करना होगा पानी का। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, जिससे कि जो सीवेज जो पानी है जो पॉल्यूटेड है उससे जो वो कि फ़िल्टर, मतलब जो भी रिवर के अंदर जा रहा है वो फ़िल्टर्ड पानी जाए, साफ़ पानी जाए और रिवर्स पॉल्यूटेड ना हो। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज, सेकेंडरी, तो अलग अलग ट्रीटमेंट स्टेजेस हैं और उसके बाद साफ़ पानी होके फाइनली जो ट्रीटेड वाटर है वो कहाँ जा रहा है, रिवर के अंदर जा रहा है। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड आर दस मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। रेजिन्स और जियोलाइट्स कैन बी यूज्ड to exchange the nitrate ions in polluted water with hydroxide ions. Positive ions can also be exchanged with H plus ions. The resulting OH minus and H plus will then combine to form water. तो ये आयन एक्सचेंज मेथड का ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन अनफिल्टर्ड जो वाटर है उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, और इस आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम इनसे H प्लस और OH माइनस आयंस निकाल के उनसे हम वाटर बना सकते हैं। देन रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर ये अप्लाइड प्रेशर डाल के जो कंटेमिनेंट्स है उनको हम रिमूव करते हैं और हमें प्योर वाटर मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कई क्या बने, कानून भी बने, कई लॉज भी बने। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में ये बना था, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और यदि इन कानूनों की सख्त पालना की जाए तो हम इन वाटर पॉल्यूशन की जो स्थिति आ रही है उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो भी हैं, मतलब स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रीयूटिलाइजेशन एंड रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट करना चाहिए हमें। जैसे कि नागपुर में है एक नीरी संस्थान है NEERI के वैज्ञानिकों ने जो रेडियो एक्टिव और जो परमाणु शक्ति संयंत्रों के रासायनिक अपशिष्टों के प्रबंधन से सस्ती गैस जो कि हम कुकिंग में या घर में काम ले सकते हैं, या सस्ती इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाई जा सकती है, उन्होंने ये कुछ टेक्निक्स क्या की हैं, निकाली हैं, मतलब इजाद की हैं या इनोवेट की हैं। इस तरह से हम कई अलग अलग लेवल्स पे हम वाटर को
पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। इवन हम यदि खुद कर भी प्रैक्टिस करें अपने घर में भी, हम वाटर को पहली चीज़ तो वेस्ट करने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद पॉल्यूट जो भी आपका, सपोज़ आपका गार्डन है घर के अंदर, तो आप जो भी बर्तन धोने वाला सिंक है या कपड़े धो रहे हैं आप घर के अंदर, जो भी पानी जा रहा है, जो कि उसको हम एक लेवल पे फ़िल्टर कर सकते हैं, जो कि आजकल कई टेक्निक्स आती हैं और उनको हम अपने गार्डन के अंदर यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। तो जिससे कि आप पानी भी बचा सकते हैं और जो आपका गंदा पानी है वो नाले के अंदर भी नहीं जाएगा और अपने घर पर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिससे कि हम वाटर को सेव भी कर सकते हैं और उसको पॉल्यूट होने से रोक भी सकते हैं। सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। थैंक यू सो मच।